हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए यूरोप महाद्वीप का तीसरा वीडियो लाए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप की स्थिति, विस्तार, नदियां, पर्वत, खाड़ियां, सागर, झीलें सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज के इस तीसरे वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, मानवीय संसाधन, परिवहन एवं संचार, उद्योग व अर्थव्यवस्था तथा महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य यूरोप के आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके सामने स्थित बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूरोप महाद्वीप के बारे में, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के मामले में एक धनी प्रदेश है, जहां पर लोहे तथा कोयले के विस्तृत भंडार हैं। यूरोप में लोहे तथा कोयले के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं और ये दोनों खनिज ही यहाँ के औद्योगिक विकास की धुरी हैं। तो देखिए, लोहे तथा कोयले के विस्तृत भंडार हैं और विश्व का लगभग 1/3 कोयला, 1/3 हिस्सा कोयले का यूरोप महाद्वीप में निकाला जाता है। यूरोप महाद्वीप में सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला जर्मनी के रूर बेसिन में, बेल्जियम के सार बेसिन में और उत्तरी फ्रांस में पाया जाता है। देखिए, सबसे उत्तम श्रेणी के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये कोयला जर्मनी के रूर बेसिन में, बेल्जियम के सार बेसिन में और उत्तरी फ्रांस में पाया जाता है। इसके अलावा, यानी जर्मनी के रूर बेसिन, बेल्जियम के सार बेसिन और उत्तरी फ्रांस के अलावा ग्रेट ब्रिटेन की पेनाइन पर्वत श्रेणियां, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड में स्थित साइलेशियन क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन की पेनाइन पर्वत श्रेणी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में स्थित साइलेशियन क्षेत्र तथा यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन है, वहां पर कोयले के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। जर्मनी के रूर बेसिन को हमने पढ़ा था कि जर्मनी के रूर बेसिन में सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है, तो जर्मनी के रूर बेसिन को यूरोप का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। अब हम लोहा अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि लोहा अयस्क कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो यूरोप के फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी व रूस में। देखिए, फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रूस में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इनमें यूरोप का सबसे बड़ा, इन भंडारों में भी अगर हम यूरोप का सबसे बड़ा तथा उत्तम लोहे के भंडार देखें तो वो स्वीडन के किरुना भंडार से प्राप्त होता है। यानी यूरोप के फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रूस में लोहा अयस्क पाया जाता है, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा तथा उत्तम लोहा स्वीडन के किरुना भंडार से प्राप्त होता है। लोहे तथा कोयले के अलावा दक्षिणी फ्रांस में, युगोस्लाविया में, हंगरी तथा यूराल प्रदेश में बॉक्साइट पाया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन तथा रूस में पोटास के भंडार स्थित हैं और यहाँ से, यानी फ्रांस, जर्मनी और स्पेन और रूस से तांबा, सीसा, जस्ता, सोना तथा चांदी भी निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ के उत्तरी सागर, बाकू, गरोजनी जो चेचन्या में स्थित है, यहाँ पर पेट्रोलियम के भी बड़े भंडार उपलब्ध हैं। यहाँ की नदी बेसिन में देखो, पो नदी बेसिन, एग्री बेसिन फ्रांस में, जर्मनी तथा रोमानिया में प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है। तो ये थे यूरोप के खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब हम देखेंगे यूरोप के जल संसाधन। जल संसाधनों में देखिए, मछली पकड़ना, चूंकि यूरोप का जो तटीय भाग है वो बहुत अधिक कटाफटा है और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो मछली पकड़ना यूरोप के लोगों का मुख्य कारोबार रहा है। आज भी यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं और मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर मत्स्य बैंक भी उपलब्ध है। हम देखेंगे कि मत्स्य बैंक क्या होते हैं। मत्स्य बैंक वो क्षेत्र होते हैं जहां पर
बहुत अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो उत्तरी सागर का जो डागर बैंक है, ये विश्व का ऐसे ही एक प्रसिद्ध मत्स्य बैंक है, जहां पर दो जलधाराएं, गर्म और ठंडी, दो जलधाराएं जब मिलती हैं तो छिछले सागर के ये केंद्र बनते हैं और यहाँ पर मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि ये मछलियों के पनपने के लिए एक अनुकूल जगह बन जाती है। तो उत्तरी सागर का डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक ऐसे ही मत्स्य बैंक हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं। यानी यूरोप महाद्वीप के जितने भी तटीय देश हैं, उनमें मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय रहा है। और मछली पकड़ने के अलावा फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन यूरोप के जल विद्युत उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं। अब हम यूरोप की जनसंख्या देखते हैं। यूरोप की जनसंख्या में देखिए कि यूरोप संपूर्ण स्थलखंड का लगभग 6.5% हिस्सा रखता है। यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पूरी पृथ्वी का के स्थल मंडल का 6.5% हिस्सा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या के हिसाब से इसमें विश्व की 10.6% जनसंख्या निवास करती है। हमने पहले भी देखा है कि यूरोप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 6ठे नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व में 3रे नंबर पे आता है। तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, यूरोप की जो अधिकांश जनसंख्या है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। और इनमें भी जो यूरोप के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं, जहां पर खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, तथा जो नदी घाटियां हैं, उनमें नदी घाटियों में यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली के कोयला क्षेत्रों में तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमाव है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम देखेंगे यूरोप की परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में। देखिए, हमने देखा है कि यूरोप औद्योगिक क्षेत्र से एक बहुत अधिक विकसित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ पर परिवहन और संचार व्यवस्था भी बहुत अधिक विकसित है। देखिए, यूरोप में सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन के साधन जो है वो बहुत अधिक विकसित हैं। लंदन, पेरिस, बर्लिन और मॉस्को यहाँ के प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग भी यहाँ स्थित है, जो लंदन से पेरिस को जोड़ता है। वास्तव में जो ये भूमिगत रेल मार्ग है, ये इंग्लिश चैनल के नीचे एक सुरंग खोद के बनाया गया है और इस सुरंग को चैनल टनल कहा जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। इसके अलावा जो यहाँ की नदियां हैं, राइन नदी, टेम्स, सीन, डेन्यूब और वोल्गा, ये यहाँ के प्रमुख जल मार्ग हैं। अब है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जिसका नाम ओरिएंट रेल मार्ग है। और ये रेल मार्ग पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया के मध्य स्थित है। यानी ये पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया तक जाता है और इसका नाम है ओरिएंट रेल मार्ग। इनके अलावा लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, जिनेवा, रोम, मॉस्को, एम्स्टर्डम आदि ये यूरोप महाद्वीप के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो लगभग सभी महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं। तो ये थी यहाँ की यूरोप महाद्वीप की परिवहन एवं संचार व्यवस्था। अब हम यूरोप महाद्वीप की उद्योग व अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो उद्योग और अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि यूरोप विश्व का वो प्रथम महाद्वीप है जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के लगभग सभी देश संसार के सबसे अधिक विकसित औद्योगिक देशों में से हैं। यहाँ पर सभी देशों में औद्योगिक विकास का स्तर ऊंचा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम यहीं से हुई थी। यूरोप महाद्वीप में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यूरोप के जो अधिकतर देशों में श्रम शक्ति है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है, वो
उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगी हुई है और सभी देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। क्योंकि औद्योगिक विकास यहाँ अधिक है, इसलिए यूरोप महाद्वीप के लगभग सभी देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। ये था यूरोप का औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ताकि तीनों वीडियो में हमने जो अब तक पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाए और अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो वो इसमें शामिल हो जाए। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप में नदियों किनारे बसी राजधानियां और शहर। कि यूरोप महाद्वीप की कौन सी देशों की राजधानियां और कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी है, ये टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। अब है 5 राजधानियां, देखिए एक साथ है, क्योंकि ये पांचों राजधानियां एक ही नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो सबसे पहले है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है, जो डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई है। पांचों नदियां डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई हैं, तो जिसमें बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। तो इसमें बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और ब्रातिस्लावा, जो क्रमशः रोमानिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया की राजधानियां हैं, ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट राजधानी है वारसा। वारसा पोलैंड की राजधानी है, जो विस्तुला नदी के किनारे पर बसी हुई है। नेक्स्ट राजधानी है रोम। रोम इटली की राजधानी है, जो टाइबर नदी के किनारे पर बसी हुई है। नेक्स्ट है कीव। कीव राजधानी यूक्रेन की है। यूक्रेन देश की राजधानी कीव है, जो नीपर नदी के किनारे पर बसी हुई है। ये थी राजधानियां। अब हम देखते हैं प्रमुख शहर। तो देखिए, जर्मनी के 2 प्रमुख शहर हैं, बोन शहर और कोलोन शहर। ये दोनों शहर जर्मनी में राइन नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट राजधानी है प्राग। प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है और यहाँ ये है विंतावा नदी के किनारे पर बसी हुई है। विंतावा। नेक्स्ट जो राजधानी है, नेक्स्ट जो शहर है वो है हेम्बर्ग शहर। हेम्बर्ग जर्मनी का ही एक शहर है और ये एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट राजधानी है डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और ये लीफे नदी के किनारे बसी हुई है। तो देखिए, हमने अभी तक देख लिया है डबलिन लीफे नदी के किनारे, प्राग विंतावा नदी के किनारे, कीव नीपर नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे, वारसा विस्तुला नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे और लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। अब जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, एक टर्म है, वो है यूरेशिया। देखिए, हमने बहुत बार महाद्वीपों में भी इसका नाम पढ़ा है, यूरेशिया महाद्वीप। वास्तव में यूरेशिया कोई पृथक महाद्वीप नहीं है। यूरेशिया महाद्वीप में, अभी यूरोप महाद्वीप की जब हमने स्थिति पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि ये 3 तरफ तो पानी से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ तो इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई हैं, लेकिन पूर्व में ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जहां कृत्रिम सीमा निर्धारण होता है। तो जो यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। देखिए, यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ है और इसलिए इन दोनों महाद्वीपों को, यानी यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। तो अगर हम यूरेशिया देखें कि भाई यूरेशिया किसे कहा जाता है, तो हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि यूरेशिया जो है वो यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया कह दिया जाता है। ठीक है, यूरेशिया बराबर यूरोप प्लस एशिया। अब यूरोप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस काकेशस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये जो माउंट एलब्रूस है वो यूरोप के जॉर्जिया देश में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5642 मीटर। यानी 5642 मीटर के साथ माउंट एलब्रूस
यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब है यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो रूस के वल्डाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है राइन नदी। देखिए राइन नदी यूरोप के औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जर्मनी के रूर बेसिन से होकर गुजरने के कारण ये यहाँ के औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो राइन नदी है वो यूरोप का, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है। यानी जिस नदी के सहारे सर्वाधिक व्यापार और परिवहन होता है वो यूरोप में, तो वो यूरोप की राइन नदी है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश। देखिए विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून सबसे ज्यादा इटली में उत्पादित होते हैं। यानी इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, ये उपनाम है कि यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है। देखिए यूरोप का खेल मैदान, तो यूरोप के स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है। देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि यूरोप की जो स्थिति है वो उच्च अक्षांशों में भी है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जैसी जलवायु है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गर्म जलधारा गुजरती है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम है, और ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होने के कारण इसके जो पश्चिमी तट है, नॉर्वे वाला जो पश्चिमी तट है, उसे जमने नहीं देती और यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण रहती है। इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट है हजारों झीलों का देश। देखिए यूरोप महाद्वीप का एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत छोटी बड़ी खूब अनेक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इस फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं यूके या यूनाइटेड किंगडम। हमने बहुत बार इसका नाम सुना है, तो हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, पूरा ग्रेट ब्रिटेन जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं, इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन प्लस इसके पास में जो आयरलैंड है उसका उत्तरी आयरलैंड शामिल है। आयरलैंड अलग देश है और उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़कर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों शामिल होते हैं। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम या यूके कहा जाता है। अब देखिए यूरोप के फ्रांस को, यूरोप का जो देश है फ्रांस, उस फ्रांस देश को किसानों का देश तथा समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। यानी किसानों का देश और समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाए, तो आंसर होगा फ्रांस को। जो फ्रांस है यूरोप का, वो एक अपनी महंगी शराब के लिए फेमस है, और उस महंगी शराब का नाम है शैंपेन। यानी शैंपेन शराब के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध शैंपेन शराब बनाई जाती है। देखिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश, इसका जो उत्तरी भाग में जो देश है नॉर्वे, उसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश और फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। देखिए फियोर्ड क्या होता है कि जब तट अत्यधिक कटाफटा होता है तो स्थल भाग समुद्र के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं और तीखे किनारे बना लेते हैं, जिन्हें फियोर्ड कहते हैं। तो इन फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है। रूस का विस्तार एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में होने के कारण, देखिए रूस ऐसा देश है जो एशिया में भी विस्तृत है और यूरोप में भी विस्तृत है, दोनों महाद्वीपों में है, क्योंकि दोनों महाद्वीप स्थल भाग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में होने के कारण रूस को दो महाद्वीपों का देश भी कहा जाता है। अब देखिए अभी हमने शैंपेन शराब के बारे में देखा था कि फ्रांस शैंपेन शराब के लिए फेमस है। तो जो फ्रांसीसी शराब है, फ्रांसीसी शराब
अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए, अपनी हाई क्वालिटी के लिए विश्व भर में फेमस है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। और शैंपेन ऐसी ही एक शराब है। और फ्रांस को वाइन यार्ड की संज्ञा दी जाती है। यानी यूरोप का या विश्व का जो वाइन यार्ड है वो कौन है? यूरोप का फ्रांस। इसके अलावा एक शहर है ड्रेसडेन। ड्रेसडेन जर्मनी देश का एक शहर है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध शहर है वो है ड्रेसडेन, जो जर्मनी का एक शहर है। फिर है जर्मनी का रूर बेसिन। हमने अब खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों में देखा था कि यहाँ पर उत्तम श्रेणी का कोयला उत्पादित होता है। तो जो रूर बेसिन है, उस रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश, कोयला उत्पादित होने के कारण उसे जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। क्योंकि यूरोप की जो औद्योगिक विकास है वो कोयले पर निर्भर कर, किसी भी देश का औद्योगिक विकास कोयले पर ही निर्भर करता है, वहां के खनिज या ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। इसलिए रूर बेसिन में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, सर्वाधिक उत्तम श्रेणी के कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए इसे यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। अब देखिए रूस की राजधानी मास्को। जो रूस की राजधानी है मास्को, उसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। रूस की राजधानी मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियों व नहरों द्वारा, देखिए ये नदियों और नहरों द्वारा 5 सागरों से, 5 सागर में कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और श्वेत सागर, और इस श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है क्योंकि ये नदियों और नहरों द्वारा 5 सागरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और आर्कटिक महासागर शामिल हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को ही, देखिए रूस में ही है सेंट पीटर्सबर्ग, और इसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है। यहाँ पर सागर के तट के साथ साथ, देखिए नीदरलैंड ये क्या है, एक तटीय देश है, तो तट के साथ साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर, जो सागर का तट है उसके साथ साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र तटीय भागों के दलदल को सुखाकर, और वो जो तटबंध बनाकर वो जो समुद्र तटीय भाग हैं उनके दलदल को सुखाकर समुद्र से कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है। चूंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की कमी है, इसलिए सागर के तट के साथ बड़े तटबंध बनाकर उसके दलदल को सुखाकर समुद्र से कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है। और इस प्रकार से जो भूमि प्राप्त की जाती है उसे पोल्डर कहा जाता है, और जो तटबंध बनाए जाते हैं उन तटबंधों को डाइक कहते हैं। तो अगर आए कि पोल्डर क्या है, तो पोल्डर नीदरलैंड में समुद्र के तट से जो दलदल सुखाकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है उन्हें पोल्डर कहा जाता है, और उन तटबंधों को डाइक कहते हैं। अब देखिए एक शब्द है यूरोपोर्ट। यूरोपोर्ट नीदरलैंड का ही एक बंदरगाह है। देखिए नीदरलैंड का एक बंदरगाह है रोटरडम। रोटरडम जो बंदरगाह है वो नीदरलैंड व जर्मनी का संयुक्त बंदरगाह है। दोनों देशों का, नीदरलैंड और जर्मनी का संयुक्त बंदरगाह है, और संयुक्त बंदरगाह होने के कारण इसे यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब है विश्व की उत्तरतम राजधानी, यानी विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आती है। इसका नाम है रेक्जाविक, और ये आइसलैंड की राजधानी है। तो ये विश्व की सबसे उत्तरी भाग में स्थित राजधानी है रेक्जाविक, आइसलैंड। अब देखिए यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड को, यानी यूरोप के उत्तर में स्थित जो 5 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इन 5 देशों को एक साथ एक शब्द में स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। 5 देशों को, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड व आइसलैंड को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसके अलावा स्कैंडिनेवियाई देश के अलावा एक देखिए स्कैंडिनेवियाई देशों को सामूहिक रूप से, यानी या तो हम इनको स्कैंडिनेवियाई देश कह सकते हैं या फिर हम इनको सामूहिक रूप से नॉर्डिक देश या नॉर्डेन भी कहा जाता है। हम कई बार पढ़ते हैं कि नॉर्डिक देशों में या नॉर्डेन में, तो इनमें ये 5 देश शामिल
होते हैं। अब देखिए, फ्रांस व जर्मनी की जो सीमा रेखा है, यानी फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है, उसे मेगिनोट रेखा के नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द हम और पढ़ते हैं, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, तो इनमें 3 देश शामिल हैं यूरोप के, जो बाल्टिक सी के सीमा पर स्थित हैं, तो इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। और ये तीनों देश हैं एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया को संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कह दिया जाता है। अब है बाल्कन देश। देखिए, बाल्कन देश, तो पहले जब युगोस्लाविया देश था, अकेला देश था, तब उसमें यूनान, युगोस्लाविया और अल्बानिया तीनों देशों को संयुक्त रूप से बाल्कन देश कहा जाता था। लेकिन युगोस्लाविया के विघटन के पश्चात, लेकिन बाद में युगोस्लाविया का विघटन हो गया और उसके पश्चात जो नए देश बने, उनमें बोस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो, मेसिडोनिया, मोंटेनेयो, सर्बिया और स्लोवानिया इसमें शामिल हो गए हैं। यानी अब यूनान, बोस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो, मेसिडोनिया, मोंटेनेयो, सर्बिया, स्लोवानिया और अल्बानिया, इन सबको मिलाकर इन्हें बाल्कन देश कहा जाता है। इसके अलावा जो आयरलैंड है, यूरोप का जो आयरलैंड है, उसे एमरल्ड आइजल भी कहा जाता है। अब देखिए, इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी है और ये यूरोप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इटली का विसुवियस यूरोप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है जर्मनी की संसद को। देखिए, लगभग अपने अलग अलग देश में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी की जो संसद है उसे रीच स्टेग के नाम से जाना जाता है। अब है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अधीन है, यानी राजनीतिक अधिकार इस पर डेनमार्क का है। अब है यूरोप का भारत, उपनाम है। तो यूरोप का भारत जो है वो यहाँ के यूरोप के इटली देश को कहा जाता है। नेक्स्ट है इटली की गंगा। जैसे भारत की गंगा नदी की तुलना में, तो अगर इटली की गंगा हम देखें किस नदी को कहा जाता है, तो वो है इटली की पो नदी को। इटली में नदी है पो नदी, इस पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।